डियर स्टूडेंट, इस पार्ट में हम पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन पेपर हम करवा रहे हैं। इसके ऑलरेडी हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट। इस क्वेश्चन पेपर के लगभग नहीं, कंप्लीटली 4 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन अब 5वां क्वेश्चन, और 5वें क्वेश्चन में 3 पार्ट आपको दे रखे हैं। पहला पार्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से है। जो बी पार्ट है वो भी डिफरेंशिएशन का है, ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन का मिक्सअप है। और सी पार्ट जो है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, मतलब स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण है। तो स्टूडेंट, अगर आप इंडिया के किसी भी पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं, अगर आपके सिलेबस में टेंजेंट एंड नॉर्मल है या डिफरेंशिएशन है, तो आप इस वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ए पार्ट को, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है x tan x बटे sec x प्लस tan x, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस। अब इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब अवकल गुणांक निकालना हो, तो जब भी किसी फंक्शन का अवकल गुणांक निकालना होता है स्टूडेंट, तो आगे d/dx x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x ही यहाँ पे वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx। अगर y के रिस्पेक्ट में करते तो d/dy होता है ना। तो x के रिस्पेक्ट तो d/dx, और ब्रैकेट के अंदर आपको ये फंक्शन पूरा लिख दीजिए। x tan x, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sec x प्लस tan x। ओके, ये क्वेश्चन आपका, ये फंक्शन आपका ये हो गया। अब इसमें देखो, एक आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, फर्स्ट एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे, f1 f2। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपके पास होता है, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, जैसे कि एक फंक्शन यहाँ ऊपर x tan x है, नीचे आपका sec x प्लस tan x। जब अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई फंक्शन होता है, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको गुणनफल भागफल का अवकलन कहलाता है, या डिवीजन फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन कहलाता है। उसमें क्या करते हैं कि ये ऊपर अंश है और नीचे हर है, हाँ? ये ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, ठीक है जी। तो एक फॉर्मूला है, जब अंश और हर के रूप में दिया हो तो उसमें क्या होता है, हर लिखा जाता है, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो न्यूमरेटर हर की जगह डिनोमिनेटर लिख दो, और अंश की जगह न्यूमरेटर लिख दो। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बटे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और सलाह दूंगा, क्योंकि tan x और sec x को आप sin cos में बदल सकते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा और इजी करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसको कैसा देखिएगा, अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, d/dx रख दीजिए, और यहां पे देखिएगा x tan x को आप लिख सकते हैं sin x बटे cos x, ओके, अपॉन sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर आपने डिटेल लेक्चर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि sin x को, tan x को sin बटे cos और sec x को 1/cos लिख सकते हैं। नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर का लिंक है, वहां पे जाके डिटेल स्टडी कर लीजिए। प्लस tan x को आप लिख सकते हैं sin x बटे cos x, ओके। अब इसमें आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे तो 1 प्लस sin x बटे cos x आ जाएगा, क्योंकि हर बराबर है, तो 1 प्लस sin x बटे cos x, ऊपर x sin x बटे cos x से cos x कट जाएगा, तो हमारे पास जो मिलेगा स्टूडेंट, वो मिलेगा d/dx। ध्यान से देखिएगा, वो यहां मिलेगा ऊपर x sin x, जो बटे वाला cos x है नीचे वाले से कट जाएगा, और अपॉन में आएगा 1 प्लस sin x, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करके ये लेके आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, हर है यहाँ पे, अब 1 प्लस sin x और अंश है x sin x, ठीक है। तो इस प्रकार से हर इंटू, अब इस फॉर्मूले को हर इंटू अंश का, हर मतलब 1 प्लस sin x इंटू
अंश का डिफरेंशियल, किसका? अंश का, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे? चलो पहले फिलहाल डी अपॉन डी एक्स ही लगाओ, एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। हर इंटू अंश का डिफरेंशियल माइनस, ध्यान रखना माइनस आता है डिवीजन में, प्लस जब मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस आता है, ठीक है। अंश, अंश एज इट इज लिखो, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू हर का डिफरेंशियल, वन प्लस साइन एक्स का डिफरेंशियल, मतलब डी अपॉन डी एक्स आगे लगा दीजिए और अंदर वन प्लस साइन एक्स लिख दीजिए, ओके। अपॉन, ध्यान से देखिएगा, हर का स्क्वायर मतलब वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए आगे, इज इक्वल टू, यहां पे देखिए वन प्लस साइन एक्स तो अपनी जगह पे है, इंटू अब x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है इसको। देखो अगर सिंपल साइन एक्स होता तो उसका डिफरेंशियल cos x होता, लेकिन x इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है साइन एक्स। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते तब कैसे करते हैं? देखो देखो f1 इंटू f2, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसमें क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, f2 का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन, तो दोनों फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला भी और डिवीजन वाला भी, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो कैसे डिफरेंस, दो फंक्शन डिवीजन में हो तो कैसे डिफरेंशिएट करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन तो ब्रैकेट में रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का, इंटू सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, याद रखो बस, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन का, मतलब x का डिफरेंस 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट बंद कर दो, फिर माइनस चिन्ह आ गया, x इंटू साइन एक्स आ गया, और इंटू वन प्लस साइन एक्स का, वन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है, साइन एक्स का cos x होता है तो इंटू cos x, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए, और नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। अब देखो ये फंक्शन एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है। दिस अपॉन दिस कर सकते, दिस अपॉन दिस करते। अगर दिस अपॉन दिस करेंगे तो वन प्लस साइन एक्स से, वन प्लस साइन एक्स से एक कम हो जाएगा, यहां बचेगा वन प्लस साइन एक्स नीचे और ऊपर वो हट जाएगा, तो x cos x प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। दिस अपॉन दिस करें, इससे कट जाएगा, ठीक, माइनस दिस अपॉन दिस, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इससे पूरा आएगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये तो इस यहाँ तो कट नहीं रहा, वहां कट रहा है, तो यहीं पे स्टूडेंट आप इसको आंसर के रूप में छोड़ सकते हैं, हो गया डिफरेंशिएशन। तो इसमें मेन क्या है कि ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक फॉर्मूला है डिवीजन वाला, एक फॉर्मूला है मल्टीप्लीकेशन वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे तो इसके अलावा और क्वेश्चन भी अगर डिवीजन में आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, टू प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, और ये प्रूव करना है, दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है। देखो tan आ रहा है, tan sin cos आ रहा है, इसका मतलब टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो टिग्नोमेट्री मैं बार बार आपको कहता हूं कि डिटेल लेक्चर जरूर देखिए जो हमने टिग्नोमेट्री के बना रखे हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो डिटेल लेक्चर जरूर देखिए, उससे आपको टिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको कैसे करना है देखिए स्टूडेंट, इसको जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और π/4 प्रूव कर देंगे, है ना। तो देखिए tan इनवर्स 1/2, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए पहले पूरी, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको कैसे करना है, इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपने अगर देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा है मैं बताता हूं।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि जैसे आपने देखा होगा ना, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, हाँ इस टाइप से। तो उसी प्रकार से लगभग है, ये थोड़ा सा हिंट आपको मिल सकती है याद करने के लिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टेन एक्स अगर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और टेन इनवर्स एक्स है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। थोड़ा इसमें अंतर ही आ जाता है, ठीक है जी। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस दिस अपॉन वन माइनस एक्स वाई। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप इतने पार्ट में फिलहाल लगा सकते हैं। कितने पार्ट में? इतने पार्ट में। इसको प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एट अलग रखिए, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स की जगह 1/2 है और वाई की जगह 1/5 है, तो ये लगा दीजिए। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, देखो 1/2 प्लस 1/5 अपॉन वन माइनस एक्स वाई, 1/2 गुना 1/5, ठीक है। प्लस इसका ये हो गया, प्लस ये लिख दीजिए टेन इनवर्स वन अपॉन एट, ओके, इज इक्वल टू। अब देखो यहां पे आप देखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। π/4 आ जाएगा आंसर लास्ट में। 5 एलसीएम ले लो ऊपर, हाँ 5 का गुणा यहाँ, 2 का गुणा यहाँ, और अपॉन में दोनों का गुणा, ठीक है। 5 एकम 5 और 2 एकम 2 और 5 दूना 10, तो 5 और 2 7, 7/10 ऊपर हो गया आपका 7/10, और अपॉन में हो गया 5 दूना 10, 1/10, 10 एकम 10 में से एक गए, 9/10, 9/10, ठीक है जी। प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एट, ओके। अच्छा अब देखो यहां से 10 नीचे ऊपर से कट जाएगा, आपको मिलेगा टेन इनवर्स 7/9, यहां पे प्लस जो आपका चल रहा है साथ साथ, उस बच्चे को साथ साथ चलते चलो। अब बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया, अब ये फॉर्मूले के अंदर आ गया टेन इनवर्स 1/8 भी, ठीक है। तो अब फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्स की जगह 7/9 है, वाई की जगह पे 1/8 है, ये फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 7/8 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/8 गुणा 1/8, 7/8 गुणा, सॉरी 9 है ये भैया, 7/9 है ये, हाँ यहाँ ध्यान रखना, 7/9 ये जो है 9 है, हाँ 9 है, ओके। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा भाई, हाँ। अब इसका एलसीएम ले लो, 7 का गुणा यहाँ, एलसीएम आता है क्या आपको? आना चाहिए, नहीं आता तो कमेंट में बता दीजिए, एलसीएम के बारे में एक डिटेल से बना देगा, ओके। 7 का गुणा 8 में, 9 का गुणा 1 में, और बटे 9 8 72, एलसीएम बोलते हैं इसको, ठीक है। सिंपल 5 6 7 8 में पढ़ाए जाते हैं। तो 9 8 72 प्लस 9 एकम 9 बटे 9 8 72, 7, सॉरी यार गड़बड़ कर रहे हैं हम भी, हमको भी नशा लग गया क्या। 8 का 7 में भाई, 8 7 56, 56 होगा ना भाई, और प्लस 9 एकम 9, और अपॉन में 8 गुणा 9 गुणा 8, हम खुद ही भूल गए, हम तुमको बताने की बात है। अपॉन देखो 9 8 72, 7/72, तो 72 का मल्टीप्लाई यहां करो, 72 माइनस 7 बटे 9 8 72, ओके। 72 72 कट जाएगा, आपका बचेगा टेन इनवर्स 56 और 9 कितना होता है 65, और 72 में से 7 गए तो 65, ये हो गया आपका ऊपर नीचे 65 आ गया, तो टेन इनवर्स 1 बचेगा। क्या बचेगा? टेन इनवर्स 1। तो इसमें अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू आगे टेन इनवर्स 1 जो होता है ना, 1 10 में किसकी वैल्यू होती है? 10 30 डिग्री की, 10 40 डिग्री की, 10 45 डिग्री किसकी? 10 45 डिग्री, ओके।
आपको पता होना चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, डिटेल लेक्चर पढ़ लीजिए। तो 10π/4 हमने 1 की जगह पे 10π/4 लिख दिया, क्योंकि 10π/4 मतलब 1045, 1045 का मान 1 होता है, तो इसलिए हमने 1 की जगह पे 10π/4 लिख दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि जब 10 वर्स यहाँ हो, 10 यहाँ, तो 10 वर्स से 10 हट जाता है, तो लास्ट में क्या बचेगा, π/4 बचेगा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेहनत करिए आप लोग। आपका एग्जाम 22 मार्च को है, बहुत नजदीक है। होलियां, कल से होली भी है, होली के रंग में भी रंग लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए समय थोड़ा, एग्जाम के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि तुरंत बाद, होली के तुरंत बाद एग्जाम है, तो वो एग्जाम अगर सही नहीं होगा तो पूरी साल भर 6 महीने की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करके दिया है, इससे पहले के 6 पार्ट और ये 7वां पार्ट, इन सारे के सारे क्वेश्चन को एक एक करके सारे पार्ट देखने, आपको सारे को, एक क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए, तो 100% आप पास हो जाओगे। और स्टूडेंट अगर आपको लग रहा है कि हमें पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं मिल रहा है, वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी यूपी पॉलिटेक्निक की मैथ्स, यूपी पॉलिटेक्निक मैथ्स 1, वहां जाके सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत होती तो कंबाइंड करके एक पूरा ही लेक्चर बना देना है सबका मिला करके, तो वो भी मैं बना के दे दूंगा, 2-2.5 घंटे का होगा वो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में बताइए, एक साथ पूरा लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के, इस इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 6y = 9 - 3x² एट 1,1। मतलब वक्र दिश के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लो, नहीं सुना है तो टक टक करके 10 सेकंड पीछे और नोट कर लो। ओके, 21वीं सदी में आपके पास ये फैसिलिटी है। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कोई ये वक्र है, ये वक्र मान लीजिए, ये जो 6y = 9 - 3x² है ना, इसका ग्राफ मान लीजिए, ये मान लीजिए थोड़ी देर। ओके, ये है। हाँ, अब मान लीजिए इस पर एक पॉइंट आपका, इस पर एक पॉइंट आपका मान लीजिए ये है, ठीक है जी, P पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,1। इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन, इस पॉइंट पर जो कर्व है ना, उस पे इससे होकर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करो। ये एक लाइन ड्रॉ करो जो यहां पे पॉइंट P पर टच करे। तो ये जो लाइन है इसी को टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, इसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। और इस स्पर्श रेखा की या टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है आपको। अब किसी भी टेंजेंट या स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक उस स्पर्श रेखा पर पॉइंट होना चाहिए और एक उस स्पर्श रेखा की ढाल पता होनी चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप देखो, डिटेल लेक्चर मैंने इसके बहुत अच्छे से बना रखे हैं, स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट, स्पर्श रेखा के, उन वहां जाके आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन यहां पे देख लीजिए क्या करना है। तो ये लाइन है, इसकी इक्वेशन बतानी है आपको। और इक्वेशन, किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक बिंदु, और बिंदु तो 1,1 है, x1 y1 है, ठीक है। बिंदु तो x1 और y1 है, x1 की जगह 1 रख देंगे, y1 की जगह 1 रख देंगे। एक स्लोप भी चाहिए हमें, m स्लोप, हाँ, टेंजेंट का स्लोप वो भी चाहिए। तो वो कहां से निकलेगा वो बताते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले गिवन कर्व लिखो। गिवन कर्व इज 6y = 9 - 3x², ठीक है। तो जब भी आपके पास वक्र दे रखा है, कर्व दे रखा है, और आपको स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है, m निकालना है, स्लोप निकालना है, एक ही चीज है सारी। तो जो कर्व दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy/dx निकाल दो। तो जो स्लोप होता ना,
स्लोप जो होता है m से डिनोट करते हैं, और m बराबर dy/dx होता है, और वो उस पॉइंट पर x1 का y1 पर, इस पॉइंट पर dy/dx की जो वैल्यू होगी वही स्लोप होगा। ठीक है, तो dy/dx निकाल दो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो 6y, 6 तो अपनी जगह पर, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx होगा। आपको पता होना चाहिए, अगर डिफरेंशियल पता है तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx, और x का क्या होता है 1, क्योंकि y का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट x करें ना तो dy/dx आएगा। 6 कांस्टेंट अपनी जगह पे, ठीक है, इज इक्वल टू 9, 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भैया 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 0। ठीक है, -3 आपका अपनी जगह पे है कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और x का 1 हो जाता है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता दूं कि dy/dx बराबर 6 इसके अपॉन में चला जाएगा, और 3 दूना 6, माइनस का 6x/6, 6 से 6 कट जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, dy/dx की वैल्यू क्या आ गई -x। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए ना, उसके लिए हमें स्लोप चाहिए। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट m इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट dy/dx एट पॉइंट 1,1, इस बिंदु पर dy/dx की जो वैल्यू होती है वही स्लोप होता है, तो m निकल गया हमारा। ठीक है, m। तो dy/dx की वैल्यू क्या है -x है, लेकिन dy/dx की वैल्यू 1,1 पर क्या होगी, मतलब जो dy/dx है उसमें x की, जो dy/dx की वैल्यू आई है उसमें x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दो, तो आपका dy/dx की वैल्यू 1,1 पर निकल जाएगी। तो x की जगह क्या रखेंगे 1, y तो है नहीं, तो केवल x की जगह 1 रखेंगे, तो माइनस का 1 आपका आंसर आ गया, मतलब स्लोप निकल गया। m बराबर क्या आ गया -1 आ गया, m बराबर क्या आ गया -1 आ गया। अब जब m बराबर आ गया है -1 और पॉइंट आपका x1 y1 1,1 है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्टूडेंट, याद रखना है इसको, y - y1 बराबर m इंटू x - x1 ब्रैकेट में। ओके, ऐसा ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला समझो आप टेंजेंट की इक्वेशन का। ठीक है, अब इसमें x और y की वैल्यू रख दीजिए, हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लाइज y - y1, देखो x1 और y1 की जगह पे तो 1 1 आएगा, क्योंकि पॉइंट x1 1 है, y1 भी 1 है, m की जगह पे -1 आएगा, तो y - y1, y1 कितना है भैया 1 है, इज इक्वल टू m कितना है जी -1 है, ब्रैकेट के अंदर x - x1 कितना है जी 1 है, बस सिंप्लीफाई कर दो, y - 1 इज इक्वल टू, अंदर गुणा करो -1 का तो -x + 1, इस पूरे सिस्टम को इधर लेके आओ तो -x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y यहाँ ऑलरेडी है, +1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, -1 ऑलरेडी है तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट, ये इस पर से इस पर से जो ये लाइन है ना, इसकी इक्वेशन ये निकल गई, x + y - 2 इक्वल, दो चर वाली रैखिक समीकरण। हाँ, जो स्ट्रेट लाइन होती है, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती है, तो वही आ गई। ठीक है, अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे देखो नॉर्मल क्या होता है, देखो ध्यान से, जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट पॉइंट पी से होकर जा रहा है, और जो नॉर्मल होता है वो इसी पॉइंट पी से होकर जाता है, इस पॉइंट पी से होकर जाने वाली रेखा तथा इस टेंजेंट के लंबवत परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल जो होता है हमेशा स्पर्श रेखा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और उसी पॉइंट से होकर जाता है जिस पॉइंट से स्पर्श रेखा जा रही है। ठीक है, तो नॉर्मल भी एक, नॉर्मल मतलब हिंदी में इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब बोलते हैं। तो नॉर्मल भी एक सीधी रेखा है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो आना चाहिए वो लीनियर इक्वेशन आना चाहिए, एक्स और वाई के सिंगल वेरिएबल के रूप में आना चाहिए। ठीक है जी, तो किसी भी रेखा की इक्वेशन निकालनी है तो दो चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे टेंजेंट के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट इसका वही है जो इसका है, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो इसी पॉइंट से होकर जा रहा है, वो तो x1 y1 की जगह वही आएगा। लेकिन स्लोप क्या होगा जी, तो स्लोप क्या होगा जी, अभिलंब का स्लोप क्या होगा। अच्छा देखो, नाउ
हम जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा और अभिलंब का जो स्लोप होते हैं दोनों के, मान लीजिए इसका स्लोप तो m था और नॉर्मल का स्लोप हम मान लेते कैपिटल M, ठीक है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप के बीच में जो संबंध होता है वो होता है m इंटू स्मॉल m बराबर -1। परपेंडिकुलरिटी कंडीशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई हमेशा -1 के बराबर होता है। याद कर लीजिए, डिटेल लेक्चर क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो m कैपिटल M नॉर्मल का स्लोप है और स्मॉल m टेंजेंट का स्लोप है। दोनों का मल्टीप्लाई -1 क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी, चूंकि अभिलंब और नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर m इंटू एम बराबर -1, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ से कैपिटल M चाहिए और वो है -1 बटे स्मॉल m बटे में जाएगा ना, हाँ, इसको तो -1 बटे m, स्मॉल m क्या निकला था हमारा, ये देखो -1 निकला था जी, तो -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभिलंब का जो स्लोप आया है भैया वो प्लस का 1 आया है। तो फिर अब हम ये जो निकालेंगे इक्वेशन, हाँ क्या निकालेंगे, चलो यहाँ करते हैं इसको, हाँ। अब हम जो निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज वही इक्वेशन, तो क्योंकि ये भी एक रेखा है, लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन हमेशा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होती है। याद रखना इसको, x और y तो फिक्स रहते हैं और x और y1 आपका पॉइंट होता है और m उसका स्लोप होता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल M लिखेंगे, बल्कि हाँ, क्योंकि नॉर्मल के लिए हम कैपिटल M डिनोट किया है। y माइनस y1 वही है 1 इज इक्वल टू m, कैपिटल M क्या आया भैया 1 आया, और x माइनस x1 हो गया 1 आया, ठीक है जी, बस हो गया। y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये इसको सारे को उधर ले जाओ क्योंकि x आगे का प्लस होना चाहिए ना, तो ये y उधर जाके माइनस का हो जाएगा x माइनस वाई, और ये उधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस से माइनस कट जाएगा, बस ये सिंपल ये बचेगा आंसर। तो x माइनस वाई बराबर 0, ये नॉर्मल की इक्वेशन, जो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल इसकी जो इक्वेशन आई है भैया वो आई है x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन ये आ गई। तो इस प्रकार से टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ग्राफिकली अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और इसको अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए, बहुत ध्यान से। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में बैक क्लियर हो जाए आपकी, या मैथ्स आपका एक बार में ही पास हो जाए, तो आप इस पेपर को साथ के साथ पार्ट को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी बुक से भी करिए, तो 100% आप पास हो जाओगे। अदरवाइज होता क्या है कि जब हम भी कॉपी चेक करते हैं तो बुरी स्थिति होती है बच्चों की, 6-6 साल तक सर प्लीज पास लिख देते हैं नीचे, सर प्लीज इस बार पास कर देना, माता की कसम, राना फलाना पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं कि मैं मेरे पापा गरीब हैं, मेरी मम्मी गरीब हैं, मैं ऐसे हूँ, मेरे बीमार है पापा, ऐसा तैसा लाना, ऐसा कुछ बहाने बना रहे। अरे भैया, आपको घर बैठे हम इतने अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए ना, थोड़ा मेहनत कर लीजिए ना, है ना। ऐसा रोने से क्या फायदा है ना, रोने वालों, देखो यूनिवर्स जो होता है ना, ब्रह्मांड जो होता है ना, वो कभी भी रोने वालों पे कृपा नहीं करता है। यूनिवर्स ब्रह्मांड हमेशा बहादुरों पर कृपा करता है, बहादुरों पर, जो बहादुरी से लड़ते हैं जीवन में, उन पे कृपा करता है। इसलिए हमेशा बहादुरी से लड़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तब अगर कोई दिक्कत आपको है इसमें या किसी भी क्वेश्चन पेपर में, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।